तो हम लोगों की जो लेक्चर की श्रृंखला चल रही है वो है एथिक्स भी और साथ साथ पॉलिटी भी। तो अभी 1 या 2 लेक्चर और 1-2 वीक हम लोग इसी पे चलाएंगे। इससे आपको 2-3 तरह के फायदे हैं। एक तो जीएस के फर्स्ट पेपर में भी फायदा होगा, सेकंड में भी होगा, फोर्थ में भी होगा और ऐसे में भी होगा और इंटरव्यू में भी होगा। तो जीएस फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ ऐसे निबंध का विषय है, क्योंकि निबंध भी जो आते हैं वो इसी प्रकार के निबंध है। फिलोसॉफिकल ऐसे ज्यादा है। आपने पिछली बार यूपीएससी का फर्स्ट सेक्शन देखोगे आप, तो उसमें फिलोसॉफिकल पार्ट बहुत है, पूरा फिलोसॉफिकल, चारों के चारों ऐसे फिलोसॉफी मांगते हैं। तो थॉट प्रोसेस आपका उसी से निकल करके आएगा, अदरवाइज हम लोग वो ऐसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। ऐसे तो आप लिख दोगे लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छे मार्क्स के लिए आपको थॉट प्रोसेस इसी लेवल का चलाना पड़ेगा। तो हम लोग जो है पिछली बार भी बात कर रहे थे कि सोशल इन्फ्लुएंस कैसे होगा, परसुएशन कैसे होगा, या फिर हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस तैयार होता है वो कैसे तैयार होगा, और सोशलाइजेशन किससे होता है। सबसे पहले आपको बताया था परिवार से, स्कूल से, टीचर्स से, हमारे रिश्तेदारों से। तो हमारा आसपास जो सोसाइटी है उससे हम सबसे ज्यादा सीखते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो हम पिछली बार बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यानी कि मोरल्स आएंगे कहां से, क्योंकि हम लोग जहां से कुछ सीखते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और उसी प्रकार का व्यक्तित्व हमारा बन जाता है। इसलिए कई बच्चे जो करप्ट फैमिली से होते हैं, जिनके परिवार में ऑलरेडी करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, तो वो करप्शन को उतना बुरा नहीं मानते, तो वो जॉब में जाकर के आसानी से करप्शन भी कर लेते हैं और एथिकल डायलेमा में भी नहीं आते, उनमें कोई नैतिक दुविधा भी नहीं होती। तो आज हम थोड़ा सा इस प्रकार की बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से हमको एथिकल बनाता है, वो तो हम बात करेंगे ही। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जो आज हम चर्चा करेंगे। पहला है ओबीडियंस, जो हमारी आज की चर्चा का विषय रहेगा। एक ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। आखिर जो हम लोग कुछ हैं या जिसके ऊपर हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, उन सब में आज्ञाकारिता कैसे विकसित हो। आप धारा 144 लगा देते हैं, लॉकडाउन कर देते हैं। मोदी जी आए थे टीवी पे और उन्होंने कहा कि सब लोग अब जनता कर्फ्यू करेंगे और कोई सड़क पे नहीं होगा, तो आपने देखा कि पूरा देश आज्ञाकारी था कि नहीं, सब सुनसान हो गया था, आपने देखा था। इसका मतलब है कि लीडरशिप आकर के अगर इन्फ्लुएंस करे हमको तो हम पालन करते हैं। तो भीड़ से भी पालन कराया जा सकता है। तो इससे फिर परसुएशन पे आएंगे और फिर सेल्फ परसुएशन पे आएंगे। तो आज का हमारा जो मॉडल है वो है ओबीडियंस वाला मॉडल, आज्ञाकारिता वाला मॉडल की आज्ञाकारी। मॉब लिंचिंग क्यों होती है, तो थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली ये कहाँ काम आएगा, ओबीडियंस वाला चैप्टर काम कहाँ आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। मॉब लिंचिंग का जब भी प्रश्न आएगा कि आखिर मॉब लिंचिंग क्यों होती है, भीड़ हिंसा, भीड़ किसको कहते हैं, क्राउड कब भीड़ बन जाती है, मॉब बन जाती है। क्राउड में और मॉब में क्या डिफरेंस है, ये सब आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हो। किसमें पढ़ते हो, सोशियोलॉजी में, और साइकोलॉजी में भी पढ़ते हो, और पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल भीड़ किसको कहते हैं। तो निश्चित उद्देश्य के लिए, किसी एम के लिए जब कोई चीज इकट्ठी होती है तो वो हो जाएगी मॉब, क्योंकि उसका एक उद्देश्य होगा। अब उसके लिए रोल मॉडल कौन होगा, जिसने भीड़ को बुलाया, निमंत्रण दिया है, या फिर क्राउड में किसी ने लीडरशिप खुद ही क्रिएट कर ली कि मैं लीडर हूं, और अब क्राउड ने उसको लीडर मान लिया और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, चाहे वो एथनिक तरीके से अट्रैक्ट हुए हों लोग या किसी भी तरीके से। लेकिन उन्होंने थोड़ी आवाज ज्यादा दी है, इसको कम करना, इसको कम करना। तो वो उस तरीके से होती है। तो उसको फिर प्रेरित कर देना, किस तरह से प्रेरित कर देना, उसको बोलेंगे ओबीडियंस डिस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे उसको,
या डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस, यानी कि नकारात्मक निगेटिव टाइप से उसको भ्रमित कर देना, भीड़ को भ्रमित कर देना और कह देना कि ये व्यक्ति देखो यहां कुछ चुराने आया था। या जैसे अभी पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि मॉब लिंचिंग हो गई थी उसकी, किसकी, गुरुद्वारे में, कि इसने निशान साहिब का अपमान किया है। तो ये उसके खिलाफ और भीड़ को इकट्ठा कर लेना और उसको कहना देखो देखो ये हमारे गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान कर रहा है, इसको हमको पीटना होगा, इसको मारना होगा। ठीक है, दरअसल मैंने आपको पिछली बार जो है सिख कौम के ऊपर भी बताया था, तो उसका अंतर समझ में आ रहा है ना। किसान कानून में सबने सिखों का इंपॉर्टेंस देख लिया और उनका अंतर समझ लिया, उनके इसमें भीड़ का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी समझ में आ गया होगा आपको। और उनकी शिक्षा, उनका सोशलाइजेशन कहां से आया? उनका सोशलाइजेशन आया सिख गुरुओं से। देखो उससे पहले जो प्रारंभिक सिख गुरु थे वो मांसाहार को अनुमति नहीं देते थे, लेकिन जब मुगलों से, मुसलमानों से उनका संघर्ष हुआ तो गुरुओं ने मांसाहार की अनुमति दी कि बोले अगर कमजोर रहोगे तो ऐसे कुपोषित टाइप रहोगे, शाकाहारी रहोगे तो फिर लड़ोगे कैसे? ये तो मांसाहार करते हैं मुसलमान, तो तुमको लड़ना है तो तुमको मांसाहार करना पड़े, मतलब तुम मांसाहार कर सकते हो। तो मांसाहार को बुरा नहीं माना जाता उस तरह से, क्योंकि गुरुओं ने थोड़ा थोड़ा उसको सपोर्ट किया। और फिर आपने पंच प्यारे वाली कहानी देखी होगी। पंच प्यारे वाली कहानी में क्या होता है, नहीं तो विकिपीडिया में जाकर के या यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। पंच प्यारे, तो पंच प्यारे सिख गुरुओं ने क्या किया, गुरु जो है वो तलवार को लेकर के गए पीछे और एक बकरा रखा हुआ था, उस बकरे को काट दिया उन्होंने कहा और कौन कटना चाहता है, और मेरा कौन पक्का शिष्य बनना चाहता है, आते जाओ। तो शिष्यों को लगा कि बलिदान देने के लिए आगे आना, तो 5 लोग निकल करके जो सबसे पहले आए, 5 को फिर उन्होंने जिंदा पेश कर दिया, क्योंकि वो पीछे तो दूसरा जानवर काट रहे थे, उससे फिर खून बहता था और तलवार दिखाते थे, वो देखो खून से सनी हुई तलवार है, और कौन मरना चाहता है, गुरु के लिए और कौन मर सकता है। तो ये जो सिख कौम है ना, इसको इस तरह से तैयार किया गया, हिंसा के लिए तैयार किया। हिंदुओं में इतनी हिंसा नहीं थी, हिंदुओं में इस टाइप का नहीं था कि मुकाबला करा। इसलिए पार्टीशन के टाइम भी आप देखोगे तो पूरा जो पार्टीशन के समय में जो स्लॉटरिंग हुआ है एक तरह से मुसलमानों का, और उधर से हिंदुओं की ट्रेन जो है वो कटी हुई आती थी, लाशें आती थी पाकिस्तान से जो आती थी, तो इधर से जो अमृतसर से और इधर से जो ट्रेन जाती थी उसमें भी सब लोग डेड बॉडी जाती थी, क्योंकि जो सरदार थे वो सब काट के भेजते थे इधर से। अब आप हिंदू मुसलमानों का संघर्ष देखोगे तो वो तो स्ट्रगल ही, हिंदुओं का स्ट्रगल ही दिखेगा आपको। या तो वो धर्म परिवर्तन कर लेते थे, मुसलमान बन जाते थे, या फिर काट दिए जाते थे। हिंदुओं ने कभी भी इस तरह से तलवार नहीं उठाई। महाराणा प्रताप ने इसलिए उठाई, वो राजपूत थे और वो थोड़े योद्धा थे और वो भी मारने काटने से डरते नहीं थे। तो जो मारने काटने से डरते नहीं थे उन्हीं कौमों ने मुस्लिम या मुगल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया था, उनमें से सिख थे। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि ये जो आंदोलन केवल सिख लोग ही क्यों कर रहे हैं, केवल पंजाबी क्यों हैं? तो आप पार्टीशन में देख लो, मुसलमानों के साथ तलवार लेके कौन खड़े थे? आप में से, हम में से किसी को तलवार पकड़ा दे, हम चला पाएंगे? हम लोगों में हिम्मत ही नहीं, हमारा सोशलाइजेशन ही नहीं है वैसा, हम तलवार ही नहीं चला सकते, हमको काटना आता ही नहीं है। मुसलमानों में बकरी ईद होता है, वो एक परंपरा है और उसमें तलवार से उस जानवर को काटा जाता है, तलवार से या जिससे भी वो काटते हैं, बल्कि वो तड़पा तड़पा के काटते हैं, उसको वो हलाल करना बोलते हैं। जबकि हिंदुओं में जो है इस तरह का, कोई बकरा खाता भी है तो उसको बोलते हैं एकदम से झटके से काटते हैं, उसको झटका मीट बोलते हैं, कि हम ऐसे तड़पा के नहीं मारते, उसको झटके से मारते, मतलब उसको कष्ट नहीं होने देते। तो सिखों ने वही कष्ट नहीं होने देने वाला हिंदुओं का ही सेक्ट है ना, वो तो अलग से सिख कोई धर्म नहीं है, सिख अपने आप में कोई धर्म नहीं है, वो तो बाद के कालांतर में उसको नाम दे दिया। दरअसल वो हिंदुओं का ही एक संप्रदाय है, हिंदुओं का ही एक पार्ट है, लेकिन वो आक्रामक है। विवेकानंद की भी आलोचना इस बात से होती है, एकमात्र कारण से कि उन्होंने युवकों को मांस खाने की सलाह दी थी। बाकी विवेकानंद की कहीं आलोचना नहीं होती, सारे काम उनके अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कहा अगर बलिष्ठ युवक नहीं होगा तो समर्थ भारत कैसे बनेगा। तो एक जगह उन्होंने ये लिखा, उसके बाद से उनकी बहुत आलोचना होती है। हिंदू धर्म में भी कई लोग करते हैं कि विवेकानंद जो है, स्वामी विवेकानंद
मांस खाने की सलाह देते थे, और उसको कई लोग डिलीट कर देते हैं अपनी किताबों में से। अधिकांश लोग जब विवेकानंद को यूज करते हैं अपने यहाँ कोट करते हुए, या तो उनके उन कोटेशंस को या ऐसी चीजों को हटा देते हैं और फिर बाकी का पार्ट ले लेते हैं। बोले महापुरुषों की फालतू चीजें नहीं लेनी चाहिए, खास खास चीजें लेनी चाहिए, वो जो अच्छा बोल के गए हैं उसको पकड़ के रखो और बस वो। तो ऐसे वो ट्रिवियलाइजेशन हो जाता है, जैसे हम लोग अपने एथिक्स के साथ करते हैं तो वैसा हो जाता है, हम उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये सोशलाइजेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आखिर हमको सोशल इन्फ्लुएंस मिलता कहां से, हमारे एथिक्स पे हम लोग जो टिके रहेंगे वो आता कहां से, तो कम्स फ्रॉम सोसाइटी। ये सोसाइटी से आता है, हमारी फैमिली से आता है, हमारे गुरुओं से आता है, हमारे धर्म ग्रंथों से आता है, रिलीजन से आता है। तो रिलीजन भी हमको सिखाता है, इसलिए एथिक्स है ना हर जगह पर अलग अलग होते हैं। नाइजीरिया में जाओगे तो उनके एथिक्स बिल्कुल अलग है, साउथ अफ्रीका में जाओगे वहां के एथिक्स अलग है, यूएस के एथिक्स अलग है ना। वो लेजिटिमेट भी अलग अलग चीजें करती है और एथिक्स आता भी अलग अलग चीजों से। भारत का एथिक्स कई तरह की चीजों से आता है, उसमें सबसे बड़ा चीज है हमारा एथिक्स के लिए डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा एथिक्स कहां से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का एथिक्स कहां से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन। चाइना का एथिक्स किससे आता है, कम्युनिस्ट पार्टी। इसलिए चाइना डेमोक्रेसी नहीं है। तो जिन जिन का एथिक्स, पॉलिटिकल एथिक्स, सोशल एथिक्स, लीगल एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, जिन लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन से निकल करके आते हैं वो रियल डेमोक्रेसी है। आगे समझिए, वेटिकन सिटी का कहां से आएगा, पोप से निकल करके आएगा, वो रिलीजियस सिटी है। आज क्रिसमस भी है, हम याद कर रहे हैं ईसा मसीह को, तो वो कहां से निकल करके आएगा, रिलीजन से। तो इसलिए एथिक्स डिपेंड करता है स्थान पे, देश काल परिस्थिति पे डिपेंड करता है। स्थान कौन सा है, समय कौन सा है और कंडीशंस कैसी हैं, उससे एथिक्स निकल करके आते हैं। इसलिए हम ओबीडियंस की बात कर रहे थे कि ओबीडियंस में एक तो ये कि आप अपने ऑफिस में काम कराएंगे या आप किसी के ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो कितना करेंगे, क्यों करेंगे, एथिकल होगा तो करेंगे या अनएथिकल होगा तो भी करेंगे। ये चीजें भी आपके उससे निकल करके आएगी, एथिक्स। और आप जिनको शासित कर रहे हो, यानी कि जो जनता है, वो आपकी बात क्यों माने, या तो आप कैरिज्मेटिक लीडर हो तो माने, या फिर आप धर्म का सहारा ले रहे हो तो लोग बात माने। इसलिए आपने देखा होगा मोदी जी ने जब ये बंद किया तो उन्होंने कहा दीपक जलाओ, हम दिवाली मनाएंगे। वो धार्मिक कोड दिया था, उसका धर्म को यूज किया था उसमें। तो दीपक जलाना सभी धर्मों में होता है और सब लोग दीपक जलाएंगे, तो आप लोगों ने दीपक, कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन ये एक अच्छे ब्यूरोक्रेट या अच्छे पॉलिटिकल लीडर की निशानी है कि वो उसको यूज करता है। नहीं तो आप कंट्रोल कैसे करोगे, सोशल कंट्रोल कैसे लेके आओगे, क्योंकि ये तो सोशल कंट्रोल था। इतने पुलिस वाले तो थे नहीं ना, सारे लोग अगर सड़क पे आ जाए तो पुलिस कंट्रोल कर लेगी क्या, नहीं कर पाएगी। इसका मतलब आपको कुछ इंडिजिनस कुछ चीजें निकालनी पड़ेगी जो लोगों के अंदर से निकल करके आए, वो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ परसुएशन। तो सेल्फ परसुएशन के लिए आपको ये चीजें निकाल करके आते। तो अगर आप एरिस्टोटल का मॉडल परसुएशन का देखेंगे तो आप स्टडी करिएगा, लिख लीजिए एरिस्टोटल का मॉडल। एरिस्टोटल के मॉडल में 3 बातें हैं। एक ट्रायंगल बना लीजिए और उस ट्रायंगल के कोने में सबसे ऊपर लिखिए, खड़ा ट्रायंगल बनाइए, समकोण, वो वाला, हाँ ठीक है, इसको बनाइए। उसमें ऊपर टॉप पे लिखिए, पीक पे, इथोस, इथोस, लोगोस, दूसरे पे लिखिए लोगोस, और तीसरे पे लिखिए पेथोस, पेथोस। तो इथोस जो होगा वो एक तरह का आपका एथिकल इंस्पिरेशन है, कहां से कौन है, तो ये कौन हो सकता है, किसका ऑर्डर आप मानेंगे, तो वो लीडर हो सकता है, रिलीजन हो सकता है। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन,
वो क्या हो जाएगा, इथोस क्या हो जाएगा, एक तरह से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। अब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन है? कोई व्यक्ति भी हो सकता है, धर्म ग्रंथ भी हो सकता है, कोई आंदोलन हो सकता है। अन्ना हजारे का आंदोलन आपने देखा था। तो ये जो इथोस है उसको लोगोस क्या करता है? सपोर्ट करता है। लोगोस का मतलब हो जाएगा एक तरह का सपोर्ट, लीगल सपोर्ट, एक तरह का कानूनी सपोर्ट, या यूं कहें कि लॉजिकल सपोर्ट, लॉजिकल सपोर्ट टू इथोस, ये हो जाएगा लोगोस। लॉजिकल सपोर्ट हो गया। तो लॉजिकल सपोर्ट में क्या है? कानून हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लॉ हो सकता है, कोई भी लॉ बन गया तो लेजिटिमेसी देता है उसको कि जो ये व्यक्ति बोल रहा है ये बिल्कुल सही बोल रहा है। प्रधानमंत्री अगर टीवी पे आकर के कहते हैं कि जनता कर्फ्यू होगा या आप लोग अभी अगले 2-3 सप्ताह घर से बाहर नहीं निकलेंगे, सबको अनुशासन का पालन करना होगा कि कोरोना आया हुआ है, तो ये क्या है? ये जो वो बोल रहे हैं ये तो इथोस है। लेकिन वो जो बोल रहे हैं उनको मान्यता कौन देता है? लोगोस। प्रधानमंत्री का पद अपने आप में लेजिटिमेट है क्योंकि वो चुने हुए निर्वाचित व्यक्ति हैं। तो निर्वाचित है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए जो लोगोस है वो उनको सपोर्ट करता है। पैथोस क्या करता है? इमोशंस, इमोशंस टू, इसके लिए, किसके लिए बताया था अभी आपको? लोगोस में बताया था ना। तो जो लोगोस में आपको बताया कि ये लेजिटिमेट करता है कानून, ये तो ये जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी, इसके लिए काम करने वाले इमोशंस। इसलिए आपने देखा होगा कभी वो आते हैं तो उत्साह वाली बात करते हैं, कभी वो आते हैं तो रोते हैं। तरह तरह के इमोशंस जो है इसको और मजबूती देते हैं, तब जाकर के एक्शन हो पाती है। तो इमोशंस के साथ आते हैं और इमोशंस को भुनाते नहीं हो। पूरा 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 मैं मोदी का एग्जांपल इसलिए देता हूं कि ये पूरा एरिस्टोटल का मॉडल लागू होता है उनके ऊपर। उनको अगर देशवासियों से, बहुत सारे लोगों से अगर कोई चीज ओबीडियंस करवानी है, अगर पालन करवाना है, तो आप भी लीडर बनोगे क्योंकि लीडरशिप तो आप में भी होती है। प्रशासनिक अधिकारी भी पूरे डिस्ट्रिक्ट का लीडर होता है। तो आपको भी जनता से काम करवाना है, लोगों से काम करवाना है, जनसेवा करवानी है, एनजीओ से काम करवाना है। अपने टीम के तो लीडर आप होते ही हैं। डिस्ट्रिक्ट की जो टीम होती है अधिकारियों की, उसका टीम लीडर कौन होता है? कलेक्टर होता है। तो आप में ये तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं परसुएशन। एरिस्टोटल का मॉडल है ये और उनको फादर ऑफ परसुएशन कहा जाता है। एरिस्टोटल को क्या माना जाता है? फादर ऑफ परसुएशन। और वो लिख रहे हैं कि अगर आपको ये परसुएट करना है तो आप में कई तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए किसी भी चीज को परसुएट करने के लिए। परसुएशन के लिए कई तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए, चाहे वो बाय मीन्स आए, चाहे वो आप आपने कोई मोटिवेशनल कोट्स पढ़े हो उसके माध्यम से आपको आ रहा हो, या आपको कोई रिमेम्बरिंग ऑफ लव्ड वंस, यानी आपके कोई परिचित हैं उनको आप याद कर रहे हो और उससे आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, या वो कहा करते थे, हमारे दादाजी कहा करते थे ऐसा, या गांधी जी कहा करते थे, है ना। और फिर आप कोई काम करना चाहते हो। कई लोगों को आपने देखा होगा, किसी का बेटा जो है वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया या उसमें हो गया, रोड पे जो गड्ढे होते हैं बहुत ज्यादा होल्स होते हैं, तो उनपे कूद गई मोटरसाइकिल और उससे उनका बच्चा मर गया। तो उसने जिंदगी भर के लिए एक काम कर लिया, कौन सा? क्या मैं गड्ढे भरने का काम करता हूँ। ये सब सोशल मीडिया पे बहुत आता रहता है। 1 या 2 लोग 3 लोग हैं ऐसे लगभग, मैंने अलग अलग लोगों को देखा जो यही काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को खोया। तो खोने वाली जो प्रेरणा है उनके परसुएशन का कारण बन गई। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या हो गया? रिमेम्बरिंग लव्ड वंस। अपने लोगों को याद कर करके वो परसुएट करते।
उन चीजों का परसुएशन करते हैं, अच्छे कामों को। इसका मतलब एथिक्स के सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ओबीडियंस के सोर्स कई तरह के हो सकते हैं। आप किसी चीज का परसुएशन करने के लिए कई तरह के सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा चलेंगे सेल्फ परसुएशन में, तो उसमें बात भी करेंगे उसकी। पिछली बार भी हमने बात की थी, गीता की बात की थी, है ना। तो ठीक वही चीज आज फिर इसमें करेंगे, लेकिन मैं आज आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी लिखवा रहा हूं ताकि परीक्षा में अगर एमपीपीएससी में, यूपीएससी में आप 4th पेपर में लिखेंगे तो इस टर्मिनोलॉजी में आप बात करना। और इन सबको आप विकिपीडिया वगैरह से भी नोट्स बना सकते हो। कम से कम आपके पास टर्म्स रहेंगे तो आप उनको खोज तो पाओगे ना। केवल जो बातचीत होती है वो तो केस स्टडी है या केवल एग्जाम्पल है, तो वो तो आपको देना ही होता है 4th पेपर में, लेकिन मार्क्स आपको ज्यादा इससे मिलेंगे जो आप तरह तरह के फ्लो चार्ट बनाओगे, एग्जाम्पल दोगे प्रॉपर, तो उससे आएगा। ठीक है, तो आपका सेल्फ परसुएशन का पूरा एक मैनेजमेंट, आपका परसुएशन का पूरा एक मैनेजमेंट है जो आपको निभाना होता है, ये है। तो इसके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपना पूरा का पूरा प्रशासन का संचालन कर सकते हो। ठीक है, तब जाकर के प्रभावी होता है। इसलिए और खास करके ये सब चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अब जो जमाना है वो ट्विटर का है, फेसबुक का है, मेटावर्स का आने वाला है, व्हाट्सएप का है। आप लोग जो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन है वो अब पहले फेस टू फेस जो होता था ना, अब वर्चुअल वाला है। अब क्या है, वर्चुअल वाला है। तो वर्चुअल वर्ल्ड में इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि फिजिकली जब आप मिलते हैं तो आपको सामने वाले के एक्शन, इंप्रेशन, उससे इमोशन से पता चलता है। फेस रीडिंग से आप आइडिया लगा पाते हो और क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज कर पाते हो और उसके माध्यम से करते हो। इसलिए ये जो स्टडी कराई जा रही है एथिक्स के पेपर की, ये नए आने वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि अब चुनौतियां ज्यादा होंगी, ज्यादा चुनौतियां होंगी। आप कभी भी कोई ऐसा ट्वीट कर दें, कोई ऐसी चीज कर दें जिसमें इथोस ठीक नहीं है, तो लेजिटिमेट नहीं करेगा। और खास करके वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में नहीं आता तो लोगोस गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर इमोशंस भी काम नहीं करेंगे, जो पैथोस है वो भी काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए प्रॉपर इमोशंस भी देने पड़ते हैं उसको। आप जो बात कर रहे हो उसको इमोशंस भी देने पड़ते हैं। इसलिए मन की बात जब आप देखोगे तो उसमें तीनों चीजें मिलती है। वो जो बात करते हैं, है ना, करते तो दिखता है ना, वो फिर पूरा समझ लो एरिस्टोटल के अवतार है। ठीक है, पूरा उन्होंने उसको, उस मॉडल को फॉलो किया। तो ये तीनों चीजें जब मिलती है तो कंप्लीट परसुएशन आता है। तो ये आपको करना पड़ेगा, रोजमर्रा की जिंदगी में करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेल्फ परसुएशन। आदमी खुद को कैसे मोटिवेट करेगा और उसकी क्या जरूरत है और क्यों जरूरत है। सेल्फ परसुएशन, अब ये इतना जरूरी चीज है क्योंकि ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया और इसको तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से भी ले सकते हो, बहुत सारी मैंने आपको इसके सोर्स बता दिए। लेकिन इसके बावजूद भी एक और चीज होती है जो, क्योंकि व्यक्ति खुद के साथ ज्यादा समय तक रहता है, दूसरों के साथ उतना नहीं रहता। किताबों के साथ भी आप लिमिटेड समय के साथ रहते हो, कॉलीग्स के साथ में, सबऑर्डिनेट्स के साथ में, सीनियर्स के साथ में आपका एक लिमिटेड टाइम पास होता है। लेकिन अब सबसे ज्यादा स्पेंड करते हो आप खुद के साथ, तो खुद से कितनी बात करते हो वो बहुत जरूरी होती है, और वो आपको सबसे ज्यादा गाइड करती है। सेल्फ सजेशन, उसमें से एक टर्म निकल करके आती है सेल्फ सजेशन, सेल्फ एफर्मेशन। जब आप पॉजिटिव चीजें देते हो ना अपने खुद को, तो उसको बोलते हैं सेल्फ एफर्मेशन। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ मोटिवेशन, खुद को ही मोटिवेट करना किसी भी काम के लिए, ये बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को बोलेंगे सेल्फ परसुएशन। आत्मसंतुष्टि हो, खुद की साधना हो, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंस्पेक्शन, खुद का निरीक्षण करना। अंतरात्मा की आवाज, एक और यूपीएससी ने पूछा था एक बार, आप अंतरात्मा की आवाज से क्या समझते हैं?
तो अंतरात्मा की आवाज मतलब सेल्फ परसुएशन। तो इसमें इतने सारे एथिकल डायलेमा भी इसी से आता है। आपको दो चीजों के बीच में आप कंफ्यूज हैं, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। आपके एटीट्यूड में जो चीज है वो बिहेवियर में मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, वो बिहेवियर में दिखनी चाहिए। इसको बोलेंगे, एक टर्म लिख लीजिएगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस मीन्स मेंटल डिस्कम्फर्ट, मानसिक अशांति। एक तरह से मन में संघर्ष चलता रहता है, मानसिक अशांति, मेंटल डिस्कम्फर्ट, कॉग्निटिव डिसोनेंस, संज्ञानात्मक एक तरह की उथल पुथल। तो संज्ञानात्मक कौन सी होती है? जो हमारे अंदर होती है, हमारी इंद्रियों के कंट्रोल में होती है, हमारे अंदर होती है। इसलिए यहां किताबें गुरुजी की जो मिलती है, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, वो यहां आएगा। कॉग्निटिव डिसोनेंस, मेंटल डिस्कम्फर्ट से ही आपको बाहर निकालने के लिए। तो सेल्फ परसुएशन कई सारी चीजों से आता है, आपके सोशलाइजेशन से आता है, कोई कोर्ट से आता है। तो इसके 4 पार्ट है। इससे आप क्या क्या कर पाएंगे? इससे आप लोग किसी भी समस्या को, चूंकि हम इमोशनल इंटेलिजेंस तक इसको ले जाएंगे, तो यहां पर 4 पार्ट लिख लीजिए। किसी भी समस्या की परसेप्शन, सबसे पहले एक परसेप्शन तैयार करते हैं। चूंकि इमोशनल इंटेलिजेंस का भी पार्ट है, इसलिए मैं यही लगा देता हूं इसको। आपका परसेप्शन लेवल कैसा है? अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है? मोटिवेशनल लेवल कैसा है? 3 चीजें समझ लीजिए। परसेप्शन, सेकंड क्या बताया? अंडरस्टैंडिंग, मोटिवेशन, देन मैनेजमेंट। तो आपको ऑटो सजेशन के लिए, इसके लिए ये रियलाइज होना चाहिए, आपको अपनी क्षमताओं का पता होना चाहिए। तो परसेप्शन नहीं होगा तो क्षमताओं का पता कैसे लगेगा? तो आपकी अपनी खुद की स्टडी करनी पड़ेगी आप, कि हमारा सेल्फ परसुएशन का लेवल कौन सा है, और अपनी पावर को समझना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्फ स्टडी, या यूं कहें कि सेल्फ की स्टडी, यानी कि आत्मनिरीक्षण, ऑटो सजेशन। और ये तो इसके लिए ये हो गया कि ये कह सकते हैं कि एबिलिटी, आपकी जो कमजोरियां हैं और आपकी जो अच्छाइयां हैं, आपके इमोशनल का जो लेवल है, उन सबको समझना कि आप किस लेवल पर, इसके लिए एक शब्द लिख लीजिए, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। ये सब मैं जो टर्म्स आपको जानबूझ के लिखवा रहा हूं, ताकि आप इनको विकिपीडिया पे भी खोज सकें, थोड़ा थोड़ा नोट्स बना सकें, और परीक्षा में इन टर्म्स को आप लिखें जाके, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। वैसे तो एथिक्स का पेपर ऐसा है कि हमको ऐसा लगता है कि हम खूब लिख देंगे, लेकिन लिखोगे तो सही, लेकिन टर्मिनोलॉजी नहीं होगी तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। हर सब्जेक्ट की अपनी, हर विषय की अपनी एक भाषा शैली होती है, तो उन टर्मिनोलॉजी में बात करनी पड़ती है, तब जाकर के उसके समझ में आती है। जैसे डॉक्टर बात करते हैं तो कई बार हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो अपनी मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे होते हैं। अगर वो आम भाषा में बात करने लग जाए तो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो इसलिए हम लोगों को एथिक्स में अगर ज्यादा नंबर लेके आना है तो 30-40 नंबर का फर्क पड़ जाएगा आपके। अगर आप टर्म्स को अच्छे से यूज करेंगे तो 30-40 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। तो सबसे पहले कौन सी चीज करनी चाहिए हमको? पहला वाला क्या करेंगे? सेल्फ अवेयरनेस। ये किससे आएगा? परसेप्शन भी रखना पड़ेगा, जानना भी। तो दरअसल क्या होता है कि कई व्यक्तियों को अपनी क्षमता नहीं पता होती है,
और वो संकल्प उठा लेते हैं बहुत बड़े बड़े, तो जगह सही होती, जैसा वैक्सीनेशन के मामले में हुआ। आने से पहले हमने घोषणा कर दी कि हमने कोरोना जीत लिया, और जश्न में डूब भी गए, पार्टी जैसा होने वाला था। और सरकार ने घोषणा कर दी, वर्ल्ड में कोई कंट्री कंट्रोल नहीं कर पाया और हमने तो कर दिखाया, हमारे यहाँ तो सेकंड वेव नाम की कोई चीज ही नहीं है, और वैक्सीनेशन हुआ नहीं था, तो फेलियर हो गया। इसका मतलब सेल्फ अवेयरनेस, खुद की लिमिट नहीं जानी, खुद की लिमिट की स्टडी करनी चाहिए कि हमारी लिमिट क्या है, उसके आधार पर फिर घोषणाएं करनी चाहिए, उसके आधार पर संकल्प लेना चाहिए, फिर उसको पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। उससे मोटिवेशन आता है, नहीं तो डिमोटिवेट होता है आदमी। अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता है और काम करने के लिए परसुएशन के लिए चला जाता है, तो फिर क्या होता है, डिमोटिवेशन आता है। और अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं गोल को, तो इसलिए छोटे लक्ष्य रखें। आप भी यदि कहें कि मैं कल 4.5 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, और पहले दिन बोले नहीं मैं 12 घंटे पढ़ाई करूंगा, और 12 घंटे नहीं हुई और केवल 8 घंटे हुए, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, हम तो कर ही नहीं सकते। आप रखो 5 घंटे पढ़ाई करने का, 5 घंटे पढ़ाई करने के बाद जो मोटिवेशन आएगा वो एक ऊर्जा का काम करेगा, वो फिर आपको 6 घंटे बैठने पर मजबूर करेगा। 6 घंटे बैठने से जो ऊर्जा आएगी वो आपको 7 घंटे पे करेगी। पहले दिन 12 घंटे का लक्ष्य रखने से नुकसान होता है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस नहीं, आप अपनी लिमिट को जानते ही नहीं हो, अपने शरीर को नहीं जानते हुए कितना जल्दी थक जाता है, इसको क्या क्या खाना अच्छा लगता है, कितना इसको नींद आती है, इसका मतलब सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। तो ये प्रशासन में बहुत जरूरी होता है, खास करके इस चैप्टर के लिए, परसुएशन वाले, सेल्फ परसुएशन वाले। और इमोशनल इंटेलिजेंस में भी यही इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाएगा। यही चीज इमोशनल इंटेलिजेंस में कैसे यूज करेंगे, इंटेलिजेंट व्यक्ति, इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति, वो इमोशंस का गुलाम नहीं है, बल्कि इमोशंस को यूज करता है। वो इमोशंस का गुलाम नहीं है, वो इमोशंस को यूज करता है, सफलता के लिए यूज करता है। नहीं तो हम तो गुस्सा हो जाते हैं ना, हम गुस्सा हो जाते हैं, इसका मतलब हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। स्थित प्रज्ञ, आपको बताया था, स्थित प्रज्ञ, गीता में भगवान कृष्ण उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जो चक्कर में नहीं पड़ता, लाभा लाभो जया जय, ठीक है, जय विजय में, जय पराजय में, लाभ अलाभ में, सुख दुख में उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब इमोशन का वो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर पाता है। तो वो जितना अवेयर होगा उतना जल्दी मैनेज कर पाएगा, अवेयर नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा इमोशंस को मैनेज, है ना। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। फिर इसी से मोटिवेशन आएगा, इसी से मोटिवेशन आएगा, और फिर उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो स्टडी से आएगा। तो उसको बोला था, सेकंड पार्ट मैंने सेल्फ परसुएशन में बताया था, कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस में मेंटल डिस्कम्फर्ट। यहां क्या प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको बताया था। एटीट्यूड कहां से आया, जरा बताइए, बिलीव्स से। बिलीव्स किस में कन्वर्ट हुई थी, बताया था ना आपको, वैल्यूज में। बिलीव्स में, बिलीव्स मॉडिफाइड होकर के क्या बन गई थी, वैल्यूज। आपको 2 तरह के बिलीव्स बताए थे, कोर बिलीव्स एंड पेरिफेरल बिलीव्स। कोर बिलीव्स जो होते हैं, वो बिलीव्स में से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल टाइप की होती हैं, जो गोल्डन रूल होते हैं लाइफ के। जैसे कि हमारे धर्म में से निकल करके आता है, खास करके हिंदू धर्म में, और गुरुजी को नीचे कोटेशन लिखते हैं कि दूसरों के साथ वो व्यवहार न करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। जो आपको अपने लिए पसंद नहीं है, अगर आपको लगता है कि कोई आदमी आपको धोखा देता है और आपको बहुत गुस्सा, कई लोग बोलते हैं यार मुझे, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं लेकिन मैं धोखा सहन नहीं कर सकता, मुझे कोई धोखा दे मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। और ऐसा आदमी खुद किसी को धोखा दे तो फिर उसको सहन करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं, आपको अपने लिए तो बिल्कुल पसंद नहीं है। कई लोग बोलते हैं मैं झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा और सब चल जाएगा, लेकिन मुझे झूठ पसंद नहीं है। आप सच सच बोलो, मैं सब सहन कर लूंगा। आप सच बोल दो, गलती हो गई, ये बात है बस। पर ये लीपा पोती और झूठ वूठ मत करो, पर आप खुद झूठ बोलते हो तो ये एक ऐसा गोल्डन रूल है जो सर्वकालिक है, ऑल टाइम है, ऑल टाइम फेवरेट।
और ये मुझे लगता है सभी धर्मों में है, किसी न किसी रूप में है, किसी धर्म विशेष की बपोती नहीं है। लेकिन नीचे कोटेशन आप जाके देखेंगे कि दूसरों के साथ वो व्यवहार न करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा खामी नहीं है। तो ये चाहे बिलीव्स में से हो, चाहे वो कहीं विश्वास में से आया हो, धार्मिक विश्वास में से भी आया हो, तो ये क्या बन जाएगी? वैल्यूज। ये वैल्यूज कहलाएंगे। और ऐसी वैल्यूज जब हम आचरण में धारण कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं एटीट्यूड। और वो जब एक्शन में रिजल्ट लेके आती है तो वो कहलाता है बिहेवियर। बिहेवियर, उससे रिजल्ट आने लगते हैं। बिहेवियर में आने के बाद रिजल्ट आ जाता है। एटीट्यूड में आने के बाद हो सकता है आपके मन में आया हो, दिमाग में आया हो, तो भी एटीट्यूड में तो आ गया। जैसे कि आपको कोई कहे कि जब भी कभी समाज के लिए कोई भलाई का काम करना हो, महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए, उनको एम्पावरमेंट करने के लिए कोई आंदोलन होगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये एटीट्यूड में तो है कि आप महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप फेमिनिस्ट हैं, आप महिलाओं को एम्पावर करना चाहते हैं। लेकिन कोई बताया कि कल हम बोर्ड ऑफिस से एक मशाल जुलूस निकाल रहे हैं महिलाओं के फेवर में। अब आप आएंगे, अगर आप वहां चले जाते हैं तो फिर वो बिहेवियरल टेंडेंसी में आएगा। उस जुलूस में आप भी मशाल लेकर के खड़े हो गए तो फिर क्या क्या कहलाएगा? बिहेवियरल टेंडेंसी। तब आकर के बिहेवियर में आया। एटीट्यूड में तो वो तभी आ गया कि जब आपने हाँ भर ली और आप अंदर से तैयार भी हैं और आपको अच्छा भी लगता है, आप कभी क्रिटिसाइज नहीं करते, सोशल मीडिया में उसके फेवर में लिखते रहते हैं, कोई पोस्ट होती है तो उसको लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, ये सब चीजें तो ठीक है। ये क्या कहलाएगा? एटीट्यूड। ये आपका एटीट्यूड है। तो मेंटल डिस्कम्फर्ट तब आता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस तब आता है जब हमारे एटीट्यूड में तो कोई चीज होती है लेकिन वो बिहेवियर में नहीं आ पाते। सेल्फ परसुएशन की कमी है ना, सेल्फ परसुएशन की कमी है। सोशलाइजेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उतना स्ट्रांग नहीं है। तो हम डरते हैं, हम शर्माते हैं, लोग क्या कहेंगे, या कई बार हम दूसरे कारणों से डर जाते हैं। तो आपको सिविल सर्विसेज में ये चैप्टर बहुत काम का है 4th पेपर में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जिंदगी में ये डायलेमा बहुत आता है। वो इस कॉग्निटिव डिसोनेंस से बहुत गुजरता है, इसलिए मेंटल डिस्कम्फर्ट भी होता है। उसको पता है कि करप्शन जो है वो एक प्रॉब्लम, इविल है, सोसाइटल इविल है और ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। उसके बावजूद करप्ट लोगों के बीच में बैठ करके उसको डिसीजन मेकिंग करना पड़ रही है और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस से गुजरता है। तो दुविधा रहती है उसके मन में। उसको मालूम है कि अगर मैं सिग्नेचर करूंगा तो इससे गड़बड़ होगी, लेकिन उसके बावजूद उसको सिग्नेचर करना पड़ता है। तो ऐसे तो फिर अधिकारी जो है वो ओवरकम कैसे करेगा? तो डिप्रेस्ड हो जाएगा और पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज भी हो सकती है। क्योंकि जब आपका फिजिकली आप बाहर का जो वर्ल्ड है उसके साथ मैच नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सिंक नहीं हो पा रहा ना, वो एटीट्यूड किसके साथ सिंक नहीं हो रहा है? बिहेवियर के साथ सिंक नहीं हो रहा है। तो ये सिंकिंग जब तक नहीं होगी तब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। तो बायोकेमिस्ट्री अंदर तो हम लोग केमिकल के बने हुए ना, तो केमिकल लोचा होना ही है, तो बीमारियां भी आएंगी। तो ये तो प्रशासन में ना आते तो ज्यादा अच्छा होता। फिर कई लोग रिजाइन देके भाग जाते हैं ऐसे, क्योंकि वो कॉग्निटिव डिसोनेंस से लड़ ही नहीं पाते, इसको हैंडल ही नहीं कर पाते। तो सोचते हैं इस पचड़े में क्यों पड़े, एस्केपिज्म। या फिर कुछ लोग ट्रिविलाइजेशन करते हैं। ट्रिविलाइजेशन करने का मतलब वो अपने आप को समझाते हैं कि मैं केवल करप्ट ही तो हूं, पैसे ही तो थोड़े बहुत लेता हूं, बाकी तो मैं शाकाहारी हूं, मैं शराब को हाथ नहीं लगाता, और मैं एक अच्छा बेटा भी हूं, मेरे पिताजी माँ सब खुश है, मैं अच्छा पति भी हूं या अच्छी पत्नी हूं, और देखा जाए तो मेरे में कोई खास बुराइयां है नहीं।
मतलब एक ही चीज है बस, और इसको सब लोगों को मानना चाहिए कि इतना तो चलता है। या फिर जैसे कोई ये तो सोचता है कि लंबी जिंदगी होनी चाहिए लेकिन स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहा, बोल रहा है मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो स्मोकिंग सिगरेट भी पीते थे और 80-80 साल के होके मरे हैं, है ना। मतलब सिगरेट पीने वाला भी 80 साल तक जी सकता है ठीक है। तो ये तो होता है ट्रिविलाइजेशन, अपने आप को समझाना, पलायन करना या अपने आप को समझाना कैसे भी करके। तो अधिकांश लोग जो है कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने के लिए ट्रिविलाइजेशन करते हैं, अपने आप को समझाते हैं। लेकिन ये परफेक्शन नहीं है, ये परफेक्शन नहीं है, इससे बात नहीं बनेगी। आपको परफेक्ट अधिकारी बनने के लिए, कॉन्फिडेंट बनने के लिए और रोल मॉडल बनने के लिए तो आपको अंदर लेके आना पड़ेगा, बिहेवियर में लेके आना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज्यादा बिहेवियर में लेके आओगे तो नेता बोलेंगे बहुत उड़ रहे हो आजकल तुम्ही को ईमानदारी सूझ रही है। तो बड़ा समझदारी से करना पड़ेगा, नहीं तो सत्येंद्र दुबे जैसा हो जाएगा या फिर मंजुनाथ जैसा हो जाएगा। मैंने कहानियां बताई थी आपको, सत्येंद्र दुबे जो थे वो NHI वाले हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले, है ना। गया में मर्डर हो गया था उनका, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को पत्र लिख दिया था, प्रधानमंत्री को, PMO में, कि यहाँ करप्शन हो रहा है। ये पत्र वहां से लीक हो गया और उन्हीं ठेकेदारों के पास पहुंच गई बात, तो उन्होंने उसको शूट कर दिया, मार डाला। तो मैं आपको बताता रहता हूं, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ये बात अच्छी है। आप करप्शन उजागर कर रहे हो यानी बहादुरी है, ईमानदार हो तभी उजागर कर रहे हो, और जिम्मेदार भी हो इसलिए उजागर कर रहे हो, क्योंकि आप जिम्मेदारी समझ रहे हो कि करप्शन गायब होना चाहिए सोसाइटी में। लेकिन समझदारी नहीं रखी। अरे आप उनको लिख रहे हो कि मेरी आइडेंटिटी छुपा के रखो, मुझे एनोनिमस मानो, तो नीचे नाम सत्येंद्र दुबे क्यों लिख रहे हो हाँ, ऐसे ही लिख दो ना कि पब्लिक में से एक वेल विशर हैं आपके, या फलाना है कोई जो एक अच्छा नागरिक, भारतीय नागरिक, एक राष्ट्रभक्ति भक्त नागरिक, कुछ भी लिख दो, पैट्रियट लिख दो अपने आप को, बात खत्म। तो ये समझदारी तो दिखाना थी। उन्होंने इतना विश्वास क्यों किया PMO पर भी कि वो वहां से रिवील नहीं करेंगे, वो तो कर देते हैं। PMO से लेकर नीचे तक सब तरफ, चपरासी पटवारी तक सब चोर हैं। मैंने आपको पिछली बार ही बताया कि इंडिया चोर कंट्री है भ्रष्ट बहुत, हमारे रग रग में भ्रष्टाचार है। भारत में पैसे से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल सकते हो, मेडिकल रिपोर्ट बदल सकते हो, क्या नहीं हो सकता, सब कुछ संभव है पैसे से। खुलेआम आप किसी मंत्री से काम करा, किसी भी मंत्री के गेट पे चले जाओ, आप बाबू से पूछो, आपको रेट बता देंगे काम के, ट्राई कर लो। कतई नहीं शर्माते हो कि ये कोई CBI का आदमी हो सकता है, ये कोई गोपनीय पत्रकार हो सकता है, इसके पास कैमरा हो सकता है, कोई परवाह नहीं है किसी को भी। आप बात कर सकते हो किसी मंत्री के यहाँ। सिंचाई मंत्री है तो उसके यहाँ वो वाला काम देके जाओ, स्कूल शिक्षा वाला है तो उसके यहाँ लेके जाओ, कॉलेज वाला है तो उसके यहाँ उसी टाइप का काम बताओ, जेन्युइन टाइप का। हमारे एक प्रोफेसर हैं, उनका ट्रांसफर कराना है, बोल देंगे 4 लाख रुपए लाओ, दे दें, 5 लाख दो, करवा देंगे, मिल जाएगा आपका पक्का। और अगर आपने दे दिए तो दूसरे दिन नाम भी आ जाएगा। आप आश्चर्य करोगे, बहुत ईमानदारी है, मैंने बताया था। इसमें इतनी ऑनेस्टी है और इतना क्विक होता है काम जिसकी कोई हद नहीं है। पैसा आप तो बहुत तेज गति से होता है, स्पष्ट होता है, यहां से लेके ऊपर तक पैसे देके भयंकर काम होता है, कतई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। तो फिर कौन से कंट्री हुए हम लोग? भ्रष्टाचार हमारे यहाँ सोशल एक्सेप्टेंस है ना, सोशल एक्सेप्टेंस है। किसी भ्रष्टाचारी के यहाँ हम शादी में जाने से मना करते हैं? आप में से कोई मना करते हैं कि वो करप्ट आदमी है, हम इसके यहाँ खाना नहीं खाएंगे? हम तो जाते हैं उसके यहाँ बड़ी, जबकि जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उसके यहाँ उतनी ज्यादा भीड़ होती है ना। वहां जाकर के हम सीखते क्या है? अंकल जैसा बनना है बस। बाहर गाड़ी बहुत जोरदार है अंकल के पास में, अंकल का घर भी हमने देखा है, 4000 लोग आए हैं, कितना अच्छा मेन्यू है, क्या क्या नहीं मिलता है यहाँ पे, देखो आप खाने पीने का। अपने भी भैया की किसी की शादी होगी तो ऐसे ही धूमधाम से करनी है, दीदी की शादी ऐसे ही करनी है। और आदमी सोचता है कि मेरी बेटी की शादी मैं ऐसे ही करूंगा जैसे, पर उसके लिए तो उतना उखाड़ पछाड़ करना पड़ेगा जितना अंकल ने किया है। तो वो हमारे रोल मॉडल बन जाते हैं। तो इसलिए हमारे गुरुजी का कोटेशन है, उन्हें मत सराहो जिन्होंने अनीतिपूर्वक सफलता प्राप्त की और संपत्ति कमाई है। अब ये सोसाइटल एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए,
कब होगा करप्शन बंद? अगर करप्शन बंद करने के उपाय आपसे पूछेंगे तो ये लिखना, काला धन समाप्त करने के उपाय, काला धन वालों को, करप्शन वालों को। सोसाइटी जिस दिन मानना बंद कर देगी उस दिन करप्शन बंद हो जाएगा। मान लीजिए पिताजी बड़ी डींगे हाँकते हो, उनके यहाँ बस BMW और ऐसी मर्सिडीज और ऐसी 4-5 खड़ी हैं और बहुत बड़ी कोठी है और ये, और शादी में 5 आदमी ना है, तो बेटा बोलेगा ना, पिताजी मेरी शादी कर रहे हो, लोग तो है नहीं, रिसेप्शन में आपने क्या किया? बोले नहीं, कार्ड तो हमने 3,000 दिए थे, 2-2 हजार के हिसाब से भी, 2-2 लोगों के हिसाब से भी 6,000 तो आनी चाहिए थी। ये गए कहां? पता करो क्या चीज है, तो पता करो कि भैया तुम्हारी औकात ऐसी है, कुत्ते जैसी औकात है तुम्हारे, 2 कौड़ी की औकात है, क्योंकि तुम चोर हो, तुम देश के दुश्मन हो, समाज के दुश्मन हो। तुमने ये सब जो अर्जित किया है, ये सब धोखे से किया है, बेईमानी से किया है। तो ऐसा हम करते हैं क्या? कोई नहीं करता। हम नाचने लग जाते, बड़े आदमी का कार्ड आता है, हम 10 लोगों को दिखाते हैं, उनके वहां से कार्ड आया, देखो इतने बड़े आदमी हमको बुलाते हैं। हम लोग अपने नंबर बढ़ाते हैं उसके माध्यम से, क्योंकि वो चोर है। तो फिर करप्शन कैसे कम होगा? बच्चे सीखेंगे कहां से? हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? सोशल इन्फ्लुएंस क्या है? मोटिवेशन कहां से आएगा? तो मोटिवेशन हमारे यहाँ निगेटिव है। कैसा है? सेल्फ एट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता, सेल्फ एफर्मेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा प्रेरणा स्रोत ही गलत है। तो बहुत सारे थिक स्किन्ड है, बिल्कुल उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको जूनियर अधिकारियों ने बोल दिया है कि चोर है तो साले, मेरा सीनियर बना फिर रहा है और ऑर्डर दे रहा है, तो चोर है, 1 नंबर का बेईमान है, तो भी वो चला गया वहां से निकल के। फिर बाद में नीचे मुझे बोले, तुम मेघवाल जी उसके साथ मत रहा करो, उसका दिमाग खराब है। मैंने कहा मेरा दिमाग और ज्यादा खराब है, तेरे को पता नहीं है, पर वो मोटी हल्का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे चोर लोग हैं। तो बहुत मुश्किल है अभी इंडिया से करप्शन भागना। और पार्टी वार्टी कोई भी हो, सभी में है घोटाले, सभी के मंत्री ऐसे ही हैं। अभी तो आधे मंत्री तो उधर से इधर आ गए, तो फिर तो किसको बुरा भला कहेंगे, और आई पैसे लेके। हाँ, और जनता को देखो कि पहले कांग्रेस में उनको जिता दिया था, बीजेपी में उन्हीं को जिता दिया। जनता भी वैसे ही, इसका मतलब सोसाइटल एक्सेप्टेंस है, तो गजब का एक्सेप्टेंस है। मतलब हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें तो रिवॉल्यूशन की जरूरत है, बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की जरूरत है। इतनी आसानी से करप्शन नहीं जाएगा। तो हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए फिर हम अपने सेल्फ मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि हम नारा देते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और गुरुजी लिखते हैं हमारे कि अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। सिर्फ हम अपना सुधार कर लेंगे, दूसरे का तो कुछ कर नहीं सकते हम। तो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एफर्मेशन, सेल्फ एट्रीब्यूशन, सेल्फ इंस्पेक्शन, सेल्फ रिफाइनमेंट, आत्मनिरीक्षण, यही सब हम कर सकते हैं। और सेल्फ परसुएशन, तो हम कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचे रहेंगे अगर हम ये करने पे कामयाब होता है। तो भगवत गीता यहाँ बहुत मदद करती है। और वो हम बात कर रहे थे इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट लेके आता हूँ। पिछली बार भी मैं लेके आया था, मैंने बताया था। पिछली बार मैंने आपको स्थित प्रज्ञ बताया था। इस बार मैं बात करूंगा निष्काम कर्म। आज हम निष्काम कर्म के उदाहरण, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, 4th पेपर के सिलेबस में भगवत गीता रखा हुआ है। भगवत गीता कोर्स में क्यों रखा गया है? क्योंकि वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रंथ है। वो कैसा ग्रंथ है? एडमिनिस्ट्रेशन का। वैसे भी वेदांत का भाग है वो, वेदांत में आता है। वेदांत में 3 चीजें बताई थी आपको। कौन कौन सी बताई थी वेदांत में? 3 चीजें, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एंड ब्रह्मसूत्र किसका है? उत्तर मीमांसा, और उपनिषद, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। ये 3 चीजें शंकराचार्य वेदांत कहते हैं। इनको आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते थे? वेदांत। अद्वैतवाद का सिद्धांत भी वो लेके आते। स्वामी विवेकानंद वेदांत की व्याख्या करने के लिए शिकागो सम्मेलन में गए थे। वो हिंदू धर्म शब्द यूज नहीं करते हैं, वो कौन सा शब्द यूज करते हैं? वेदांत। तो वेदांत बिल्कुल एकदम क्रीम है, मक्खन है वो। अगर आप पूरे हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में से निकाल करके लेंगे, तो इसलिए दारा शिकोह भी उसको पढ़ते हैं, उसको
उसको मैक्स मूलर भी पढ़ते हैं, उसको नीचे से आप ले सकते हैं, नीचे आपको किताबों में उपनिषद मिल जाएंगे। उनको दाराशिको भी पढ़ते हैं, मैक्स मूलर भी पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद भी पढ़ते हैं, महर्षि अरविंद भी उसी की बात करते हैं, और डॉक्टर राधा कृष्णन भी उसी की बात करते हैं, और दुनिया के बहुत सारे विद्वान उनको मानते हैं, इन ग्रंथों को मानते हैं। ये ग्रंथ आपके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, खास करके आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना सकते हैं। तो ये ग्रंथों में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही सिखा रहे होते हैं कि देखो, दुख का जो कारण है वो मन है, और मन की इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। तो व्यक्ति 4 चीजों का यदि त्याग कर दे तो वो निष्काम कर्म में पहुंच जाए। तो हमें कर्म तो संपादित करना है, लेकिन उसके साथ इच्छाओं को खत्म करना है, डिजायर्स। तो देखा जाए तो करप्शन जो है इसी से शुरू होता है। लोग मटेरियलिस्टिक थिंग्स के प्रति जो डिजायर्स होती हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। भाई तनख्वाह पर्याप्त होती है जीवन यापन के लिए, 75,000 रुपए लगते ही मिलेंगे आपको। जैसे आप IAS बन जाएंगे, पहले दिन जो पहले महीने जो सैलरी मिलेगी वो 75,000 रुपए मिलेगी आपको अभी के हिसाब से। 75,000 कम नहीं होता। फिर मकान मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, ड्राइवर मिल जाता है, बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो 75,000 लगभग 1.5 लाख के बराबर होता है। कई प्रोफेसर बोलते हैं हमारी जो सैलरी है वो कलेक्टर के बराबर है, लेकिन कलेक्टर को उतने ही पैसे और एक्स्ट्रा भी मिलते हैं ना एक तरह से, क्योंकि सुविधाओं के रूप में मिलते हैं। आपको खुद अरेंज करना पड़ता है, अपनी स्कूटी से जाना है कॉलेज तो भी, कार से जाना तो आपको खुद खरीदनी पड़ेगी, उसके पास 2-2, 3-3 गाड़ी रहेगी। कलेक्टर बन जाएगा तो उसके यहाँ 20 नौकर चाकर रहेंगे, 20 नौकर चाकर प्रोफेसर रख लेगा तो खाएगा क्या? ठीक है, तो वो बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है कि प्रोफेसर बहुत दाव से बोलता है, कलेक्टर की हमारी तनख्वाह एक जैसी है। तनख्वाह होने से थोड़ी होता है, पावर देखो तुम। तो फिर कुर्सी छोड़ के क्यों भागते हो जब कलेक्टर आता है? क्यों खड़े हो जाते हो एकदम से? क्योंकि वो आपको कहता है ना कि तुम पढ़ाते क्या हो, तुम में अकल है कि नहीं है, इस तरह से बात करने लगता है वो। तू तकारे से बात करता है कलेक्टर। 25 साल का लड़का होता है, 50 साल के आदमी को तू बोलता है, तो तू क्या करने गया था वहां पे? ऐसे तो वो सब कचरे हो जाते हैं। तो ऐसा दूसरा अधिकारी नहीं बोल पाता। ये पावर है, और वो उसको सस्पेंड भी कर सकता है, उसको निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है, बहुत सारी चीजें और सुविधाएं तो है ही। तो ये जब इतना कुछ आपको मिल रहा है तो फिर आप अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, खास करके भौतिकवादी चीजों पे। बाहर तो एक से एक मोबाइल के मॉडल आएंगे, बच्चों को दिलाने वाली बहुत सारी चीजें आएंगी, पत्नी को जो जरूरतें हैं उसकी ज्वेलरी में और ज्वेल्स जेम्स में, और उसमें आप देखोगे तो इतना पत्थर ही बहुत महंगे महंगे आते हैं, है ना। और आदमी जो है घर के पहनने ओढ़ने की चीजें, जो आप मॉल में चले जाओ 10-20 हजार रुपए लेके, तो आप शॉपिंग करोगे तो खत्म हो जाएगा। वो कोई टाइम थोड़ा लगता है उसमें, एक ही दुकान में खत्म हो जाएगा, फिर अगली दुकान भी जाना है। तो इसलिए वो अपने एक डिप्टी कलेक्टर को जो बहुत ज्यादा कमाता है उसको साथ में पहुंचाते हैं, जाओ मैडम को शॉपिंग करा लाओ। मतलब शॉपिंग कराने का मतलब ये है कि सारा पे उसको करना है। तो तुमको छूट दी तो थी वो सारे प्रोजेक्ट्स में, वो शहर के किनारे किनारे जितने भी जो आवासीय प्रोजेक्ट थे जिनमें कॉलोनियां कटनी थी वो सब तुम्ही को तो दिया था, क्योंकि वो सब एग्रीकल्चरल लैंड थे, ग्रीन बेल्ट में आते थे, और तुमको उसका कंस्ट्रक्शन के लिए उसको आपको चेंज करना था, लैंड यूज चेंज करना था। लैंड यूज का पावर तुमको क्यों दिया मैंने? शहर के पास का एक एक जमीन पे कमाया ना तुमने, 20-20 लाख 50-50 लाख लिए होंगे तुमने कॉलोनाइजर से, उससे। तो जाओ दे के आओ। तो उसको कई जगह यूज कराते हैं। साहब का कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वकील के 5 लाख रुपए उसी से दिलवाते हैं। जाओ दिल्ली जा करके वो वकील साहब को 4-5 हियरिंग के 20 लाख रुपए दे आना। तो कई बार ठगा सा महसूस करता है डिप्टी कलेक्टर, इसलिए बनना मत डिप्टी कलेक्टर। सीधा IAS की तैयारी करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ। वो कलेक्टर उसको 50 लाख कमाने की छूट देता है और उससे 60 लाख खर्च करवा देता कई बार। हाँ, वो दिक्कत आ जाए, दहेज में आए बीवी से वो भी उधर खर्च करा देता है। तो वो उसी नाम से करा देता है, किसी नाम से, कि वो तुमने किया तो था। अरे वो किया था कब का खत्म हो गया भैया। बोला हम कुछ नहीं जानते, ये करो, ये मैनेज करो। तहसीलदार भी यही काम करता है।
नायब तहसीलदार भी यही काम करता है, एसडीएम भी यही काम करता है, पटवारी भी यही, पटवारी से शुरू होता है डिप्टी कलेक्टर एडीएम तक चलता है। इन सबको इंतजाम अली कहा जाता है इनका एक नाम है इंतजाम अली, ठीक है, ये इसे काम आता है। इसलिए सीधा आईएएस जो बनता है उसकी बात और होती है, वो वहीं से थोड़ी नौकरशाही जिसको कहते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी का जो लेवल है वो वहीं से शुरू होता है, वो सबसे छोटा बाबू है ठीक है, उसके बाद फिर बड़े बाबू हैं, तो वो वहाँ थोड़ा सा उतना खुद का रुतबा रहता है। यहाँ से तो फिर शोषण ही शोषण, एक्सप्लॉयटेशन है बहुत ज्यादा। फिर या तो वो झूठ बोलने वाला हो, उसने वहां 2 करोड़ कमाए हो, साहब को 50 लाख बताए, तो ऐसा आदमी तिकड़मी होता है तो वो कमा ले जाता है। पर वो भी जानता है ना, साहब भी होशियार होता है, तेज होता है, तो उसको पता है किस चीज के कितने मिलते हैं, वो खुद ही सीधा पूछ लेता है कितने दिए इसको तो अपने यहाँ तो भोपाल में बहुत तेज लोग हैं, तो एमपी कैडर में आओगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये सब चीजें तो आपको अभी ऐसी लग रही है, लेकिन ये सब फील्ड की लैंग्वेज है, ऐसे ही होता है। तो वो जो निष्काम कर्म, डिजायर्स पे अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर एंगर आएगा और फिर आप धीरे धीरे करप्ट हो ही जाओगे, या कॉग्निटिव डिसोनेंस आएगा, मेंटल डिस्कम्फर्ट आएगा। इसलिए इच्छाओं पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। इसलिए वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा नहीं करना, फल की चिंता भी नहीं करना, फल की ना तो चिंता करना है ना इच्छा करना, एक्सपेक्टेशन से नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक्सपेक्टेशंस रहेंगे तो रहेंगे आपके पास, तो फिर आपको दुख होगा, दुख होगा तो आपकी पर्सनालिटी में आएगा फिर वो। इच्छाओं के बगैर, एक्सपेक्टेशन के बगैर तो आप क्या कर पाएंगे? सेल्फ, वो वाला जो बताया था, ऑब्जर्वेशन खुद का करने वाला, क्या बताया था? सेल्फ अवेयरनेस, हाँ वो भी काम करेगा और मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाओगे। फिर वो जो चीजें आती है कि इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन होता है, तो इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति वो होता है जो स्वयं की कमजोरियों की जानकारी रखता है, ताकत की जानकारी रखता है, सामने वाले की भी रखता है, जिससे कम्युनिकेशन हो रहा है उसकी भी कमजोरियां और ताकत उसको पता है, खुद की भी पता है और सामने वाले की भी पता है, अपना भी असेसमेंट करके रखता है और अंडरस्टैंडिंग भी है उसको, पूरी अंडरस्टैंडिंग भी। वो जो 4 वर्ड बताए थे मैंने आपको अवेयरनेस के साथ में बताए थे ना, अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, मोटिवेशन और मैनेजमेंट, तब आप मैनेजमेंट पे आओगे। इसलिए आप जब घर पे प्रवेश करोगे, मान लीजिए आप तनाव में हो, जॉब में हो, काम कर रहे हो, नौकरी पे हो, तनाव में हो, और घर पे जैसे ही आप प्रवेश करोगे तो गेट, जैसे ही आप गाड़ी से उतरे और गेट में आए, आपका तनाव जो है वो ऑफिस में छूट जाना चाहिए, गाड़ी में छूट जाना चाहिए, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आज दिन भर जो डायलेमा था या जो सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट था, या यूं कहें कि जो डिसोनेंस था, वो किसी दूसरी चीज की वजह से था, बाहरी चीज की वजह से था। उसका नेता कोई कारण कोई नेता था, बिल्डर था, भूमाफिया था, डॉन था, क्रिमिनल था, उसकी वजह से आप परेशान हो। कई लोग घरों में लेके आते हैं उसको, इसलिए बच्चे से कई लोग मैंने देखा कि झगड़ते हैं और कुछ लोग आते हैं बड़े उत्साह से मिलते हैं। कार में जैसे मैं भी कई लोगों के साथ में आता हूँ, प्रशासनिक अधिकारियों के, तो हम दोनों उतरते हैं तो कार में वो बड़ा टेंस था, गालियां दे रहा था, ये वो, फोन पे बहुत कुछ वो था, लेकिन जैसे ही उतरा और उसका बच्चा था, अरे भैया तू कहाँ था, और बहुत तेज दौड़ के मिला और बहुत तेज हंसने लगा। हमने कहा ये वही व्यक्ति है, ये है मैनेजमेंट ये क्या है? मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट। पत्नी से वो पंगा नहीं करता, नहीं तो रोज रोज झगड़ा करो, तलाक हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी नौकरी पाल ली भैया कि पारिवारिक हो बैठे? बच्चों की पर्सनालिटी पे असर आएगा। अगर आप ऐसे चिढ़ के, झगड़ करके, पीट पाट करके मिलते हैं तो बच्चे जो है वो आपके एक निगेटिव हो जाएंगे, निगेटिव मेंटेलिटी आ जाएगी। तो निगेटिव मोटिवेशन से बचना है। तो मैनेजमेंट इसी से आता है, इमोशनल मैनेजमेंट। तो पिछली बार मैंने इसको इमोशनल इंटेलिजेंस को आपको सिर्फ इतना बताया था कि कितना इमोशनल एक्सप्रेस करना, इमोशंस को कितना एक्सप्रेस करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, कब करना है, किसके सामने करना है, किसके सामने नहीं करना है, इसका उसको पता होता है।
सामान्य व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होता है। इसलिए गीता जो है हमको, इंडियन टेक्स्ट में अगर हम जाएंगे तो गीता हमको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती है। अर्जुन के साथ मैनेजमेंट नहीं कर पाया, उसने कहा बोले पितामह जो आपको दिख रहे हैं, मैं इन पे तीर के, ये मैं जब भी इनसे मिलता हूँ, मैं मेरी माँ जब इसको जंगल से लेके हमको लेके आई थी तो इन्होंने हमको गले लगा लिया था, इनके आंसुओं से मेरा चेहरा बिक गया था और ये मुझे इतना लाड़ करते हैं, बचपन में गोद में खिलाया इन्होंने, आप बोल रहे हो इनको तीर चला दो, इनके ऊपर मार डालो, इनको घायल कर दो, ऐसा कैसा कर सकता हूं मैं? अपने पितामह पे मैं कैसे तीर चला सकता हूं? तो कंफ्यूजन आ गया। कर्तव्य में उसमें तो युद्ध करने गए तो कर्तव्य क्या था योद्धा का? वो विपक्षी है तो आपको मार गिराना है, लेकिन आप में तो कमजोरी आ रही है, डायलेमा आ रहा है और मेंटल डिस्कंफर्ट, ये सबके तो एग्जाम्पल हैं ये। तो कृष्ण फिर वो यही कहते हैं ना, अशोचान्य वशोस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गतासुन गताशुंश नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित लोग उन लोगों के बारे में चिंता नहीं करते जो चले गए हैं या जो जाने वाले हैं। और तुम अर्जुन पंडितों की तरह बात कर रहे हो, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहे हो और जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हो, और बातें बड़ी पंडितों जैसी कर रहे हो, यानी इमोशनली इंटेलिजेंट जैसी कर रहे हो, स्थित प्रज्ञ जैसी कर रहे हो, जबकि तुम स्थित प्रज्ञ नहीं हो। पंडित शब्द का मतलब भी स्थित प्रज्ञ होता है, लेकिन यहाँ पंडित से वो नहीं पंडित जी जाति वाले ब्राह्मण देव यहाँ पंडित का मतलब विद्वान, स्कॉलर। दुर्योधन के साथ में प्रॉब्लम ये है कि उसकी डिजायर्स बहुत ज्यादा थी और अनकंट्रोल्ड थी, और लस्ट भी था द्रौपदी के प्रति। तो दूसरों की पत्नी के प्रति इस प्रकार का भाव रखना, इच्छाओं को कंट्रोल में नहीं रखना और एंगर में रहना, ये आपको एग्जाम्पल मिलेगा किसका? बाकी दुर्योधन के बहुत सारे गुण हैं, वो इंटेलिजेंट है, हो सकता है यूपीएससी क्लियर कर जाता अभी होता तो, टॉपर बन जाता, ठीक है, क्योंकि वो हर चीज, हर सर्वगुण संपन्न है, अच्छा योद्धा है, सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? डिजायर्स, ये है। और अर्जुन और इन लोगों में, खास करके युधिष्ठिर को हम लोग सबसे अच्छा मानते हैं, उसके लिए शब्द यूज करते हैं धर्मराज। रावण का एग्जाम्पल लें, रावण स्कॉलर था उस जमाने का, बहुत बड़ा विद्वान था, उसके बराबर वेदों के बारे में बहुत बड़ा ज्ञाता था, वो संस्कृत का प्रकांड विद्वान था, ज्योतिषी था, और प्रॉस्पेरस तो कितना था मालूम है, कुबेर को जीत लिया था और सोने की लंका, और यानी कोई कमी नहीं है कहीं से कहीं तक। बहादुरी में कोई कमी नहीं है, जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं है, जिम्मेदारी भी निभाता था, पुत्र थे उसके, भाई थे, भाइयों के प्रति, प्रजा के प्रति, प्रजा में उनके दुश्मन नहीं थे कोई। राक्षसों का राजा था तो राक्षस सब बहुत मानते थे, राक्षस राज कहा था। ब्राह्मण था ही, विद्वान था, और एरोनॉटिक्स का नॉलेज था उस जमाने में, तो एविएशन इंडस्ट्री डेवलप कर ली थी ना, तो उससे अंदाजा लगाओ आप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कई सारे यूपीएससी टॉपर हो जाते हैं, लेकिन डिजायर्स पे कंट्रोल नहीं था। दूसरे की पत्नी पे नजर रखना, ये कितनी खतरनाक चीज थी, वो डुबा ले गई उसको। और विद्वान इतना था स्टेट क्राफ्ट का कि राम ने खुद कहा था कि रावण से जाकर के लक्ष्मण को कहा था कि रावण से सीखो, राजनीति अगर सीखनी है तो रावण से सीखो, ये सबसे बेस्ट टीचर है राजनीति के। और वो खड़े हो गए थे सिर की तरफ लक्ष्मण, तो बोले ये तो कुछ बोलता नहीं है भैया, आप बोल रहे हैं कि ये कुछ सिखाएगा। तो उन्होंने कहा बोले ऐसे नहीं बोलेंगे, तुम चरणों की तरफ आओ, पैरों की तरफ, विनम्रता पूर्वक विद्या ददाति विनयम, तो विनम्रता से मिलती है विद्या, विद्या से विनम्रता मिलती है, और विनम्र हो गए तो विनयी होना पड़ता है, शिष्य को विनयी होना पड़ता है, तो विनयी शिष्यों को ज्यादा विद्या मिलती है। तो इधर आओ, पैरों की तरफ आओ और रावण से ज्ञान प्राप्त करो। ये जा रहे हैं लेकिन ये महात्मा पंडित हैं, तो महात्मा रावण बोला था उन्होंने, क्या बोला था? महात्मा रावण से ज्ञान प्राप्त करो। तो इतना महात्मा सब कुछ है, लेकिन उसको ले कौन डूबा?
एथिक्स नहीं थे ना, किस मामले में, खास करके डिजायर्स। इसलिए डिजायर्स पे कंट्रोल बहुत जरूरी है, चाहे आप प्रोग्रेस कर जाएं, चाहे आपके ढेरों। इसीलिए हमारे गुरुजी कहते हैं ना, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं, विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। किसी भी व्यक्ति को हम श्रेष्ठ, बेस्ट इंसान, बेस्ट व्यक्ति, बेस्ट सिटीजन, बेस्ट लीडर का अवार्ड कब देंगे? जब उसकी योग्यता, विभूतियां और सफलताएं उसको नहीं देखेंगे कि वो कितना सक्सेसफुल है, उसके पास कितने टाइटल हैं, उसको कौन सी पोस्ट मिली हुई है, उसके पास क्या क्या है। मैं भी बता रहा था, करप्ट आदमी के यहाँ नहीं है, बल्कि ये देखेंगे कि उसके पास सद्विचार और सत्कर्म कितने हैं। तो इसलिए उस स्कूल मास्टर की लड़की की या लड़के की शादी में जाना बेहतर होगा जो साइकिल पे चलता हो और साधारण सा उसका घर हो, लेकिन वो ईमानदार हो, समझदार हो, जिम्मेदार हो, बहादुर हो और उसने कभी समझौता नहीं किया हो सिद्धांतों से, और इसी कारण से वो गरीब रह गया। उसके यहाँ बहुत सारे लोग जाएं, थोड़ा कन्यादान में कुछ दें, थोड़ा बहुत गिफ्ट दें उसको समर्थन दें, सपोर्ट करें और उसकी इज्जत बढ़ाएं। उसकी शव यात्रा में भी ज्यादा लोग होने चाहिए, लेकिन हमारा समाज उल्टा है। बदमाश आदमी की शव यात्रा में ज्यादा लोग होते हैं, धूमधाम से होता है उसका सब काम, शादियां भी और शव यात्रा भी। इसलिए वो हरिशंकर परसाई लिखते हैं ना कि 4 लोग जा रहे थे अर्थी को लेके, तो किसी ने कहा बोले कोई मास्टर मरा होगा। तो मास्टर के उसमें नहीं जाते, जो स्कूल में सब बच्चों को शिक्षा देता है, उनको गांव में सब कुछ करता है, उसके वहां उसका उतना समर्थन नहीं मिलता। तो व्यंग लिखे जाते हैं इस प्रकार के समाज में, इसका मतलब ऐसा होता है ना। इसलिए अधिकांश लोगों को, शिक्षकों को, जो ईमानदार शिक्षक रहे इतिहास में, उनको आर्थिक परेशानियां झेलने पड़ी, उनको इलाज नहीं मिल पाया, बुढ़ापे में वो बिना इलाज के और उसके मर गए, गरीबी में मर गए बहुत सारे लोग, अपनी सज्जनता की वजह से, ईमानदारी की वजह से, क्योंकि समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता, समाज उनको सपोर्ट नहीं करता, जबकि करना चाहिए। अभी आप पद्मश्री जिनको मिल रहे थे, उनमें से कुछ लोगों को देख रहे थे, कैसे कैसे साधारण लोगों को पद्मश्री दिया गया, देखा ना। बहुत ही साधारण, जिनके पैर में चप्पल नहीं है, बहुत ही, जिनके पास कपड़े भी बिल्कुल, राष्ट्रपति भवन में जाने के लिए कपड़े नहीं है, वो उस लायक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के लिए लोग तो सूट सिलवाते हैं, जो खिलाड़ी, खेल रत्न वाले और ये विक्रम अवार्ड वाले कैसे ब्लेजर वगैरह पहन के आते हैं, कितना महंगा महंगा होता है वो सब कुछ। खैर उनके पास तो उनकी आमदनी भी है और स्पॉन्सर्ड भी होते हैं, स्पॉन्सरशिप भी बहुत होती है और बहुत पैसा भी होता है, लेकिन ऐसे साधारण लोगों को पद्मश्री दिया गया जो जंगल से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को दिया गया। ये अच्छी शुरुआत, स्वागत योग्य। इसका मतलब किसके आधार पर दिया गया? सद्विचारों और सत्कर्मों के आधार पर दिया गया, योग्यताओं, सफलताओं, विभूतियों के आधार पर नहीं दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कुछ ऐसे लोगों को भी दे दिया गया, कंगना रनावत टाइप, और वो जो उनका ये थोड़ा सा वो उस पर सब लिपा पोती हो जाती ना, थोड़ा बैलेंस करना था, उसको ठीक करना था, लेकिन गड़बड़ हो गई। अच्छी शुरुआत है। तो अपने जीवन में जब हम ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण मानने लगते हैं तो फिर इस तरह से शुरुआत होती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि एक से एक उदाहरण पूरे पुराणों में और हमारे माइथोलॉजी में ढेरों उदाहरण है ऐसे। प्रहलाद के पिता का एग्जाम्पल है, बहुत सारे राजा हैं जिनके लिए इनकारनेशन हुए हैं, अवतार हुए हैं राक्षसों को मारने के लिए, बदमाशों को मारने के लिए, और सारे बदमाश बड़े प्रतिभाशाली थे, सब एक से एक योद्धा थे, एक से एक संपन्न थे और बुद्धिशाली लोग भी थे, लेकिन उनको समाप्त करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा और उनको खत्म करना पड़ा। इसलिए बुद्ध जो है बहुत सीधी सीधी बात करते हैं, बुद्ध बड़े मध्यम मार्ग की बात करते हैं कि बहुत ज्यादा ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या बहुत शार्प होना चाहिए, बहुत मेरिटोरियस आदमी को आईएएस बनना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट आदमी को आईएएस बनना चाहिए? नहीं, सद्विचार और सत्कर्म वाले को बनना चाहिए। तो फिर केवल यूपीएससी टॉपर होगा वो एक अच्छा आईएएस भी होगा? तो फिर क्या होना चाहिए? उसके अंदर होनी चाहिए एम्पैथी। क्या होनी चाहिए? एम्पैथी। उसकी जगह पर रख करके देखना। किसकी जगह पर रख के देखना? विक्टिम के, पीड़ित व्यक्ति की जगह पर रख के देखना।
इसको बोलते हैं इम्पैथी। 4 तरह की चीजें हैं, 5 तरह की, इम्पैथी, सिंपैथी, एपैथी, एंटीपैथी। एंटीपैथी है निगेटिव इमोशंस सामने वाले के प्रति, उसका बुरा सोचना कि ये बेकार आदमी, मैं इसको नष्ट करके रहूंगा, या ये ऐसा आदमी, मुझे इसका नुकसान करना, ये है एंटीपैथी। एपैथी मतलब किसी प्रकार की कोई भावना नहीं होना। सिंपैथी मतलब दूसरे के प्रति दया भाव रखना, दया भर रखना, एक्शन में लेके नहीं आना, एटीट्यूड होना। एटीट्यूड में यदि दया है तो वो कहलाएगी सिंपैथी, लेकिन बिहेवियर में अगर आ गया तो वो कहलाएगा कॉम्पैशन। बिहेवियर में अगर आपका दया जो है वो कहां निकल करके आ गई, बिहेवियर में, एक्शन में लेकर के अगर आप आ गए तो वो कहलाएगा कॉम्पैशन। कॉम्पैशन कब कहेंगे हम लोग? जब वो बिहेवियर में लेके आ जाएंगे। और एटीट्यूड में लेके आएंगे तो क्या होगा? सिंपैथी। प्रशासन में ना तो सिंपैथी की जरूरत है, ना एंटीपैथी की जरूरत है, ना एपैथी की जरूरत है, इम्पैथी की जरूरत है। इम्पैथी में हम पीड़ित के वहां पर खुद को रख करके देखते हैं कि मैं ही इस जगह पर होता तो मैं क्या करता, या मेरे साथ कैसा होता, वही दूसरों के साथ वो व्यवहार न करो जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। वो वाली जो बात है वो इम्पैथी है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी में इम्पैथी होनी चाहिए और कॉम्पैशन होना चाहिए, 2 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? इम्पैथी एंड कॉम्पैशन। ये काम की चीजें हैं आम जनता के लिए। और इसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और वो आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से। इसीलिए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ अच्छी चीज नहीं है। आगे सुनिए, इगैलिटेरियन सोसाइटी, राइट टू इक्वालिटी, ये जो बातें हैं सारी की सारी वो आ जाएंगी। सभी इंसान हैं, सबको जीने का हक है, बराबरी, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सब चीजें करो। राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। इसलिए मनरेगा अच्छी चीज है क्योंकि राइट टू लाइवलीहुड है वो, तो वो राइट टू लाइफ के बीच में आएगा आर्टिकल 21, राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 21, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21। ये सब राइट टू लाइफ है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और डिग्निफाइड तरीके से अगर आपको जिंदा रखना है, विद डिग्निटी, लाइफ विद डिग्निटी, तो जिंदा तो रहना, लेकिन गरिमा के साथ जिंदा रहना। गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, तो आर्टिकल 21। तो एथिक्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। तो हमने जो लेक्चर की हेडिंग दी है वो एथिक्स फ्रॉम पॉलिटी। तो मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं तो उसमें एथिक्स ये, अब चूंकि आप तो गीता नहीं पढ़ रहे ना अभी, आप तो रामायण नहीं पढ़ रहे, आप महाभारत नहीं पढ़ रहे, तो दुर्योधन वाला और वो एग्जाम्पल के तौर पे वहां कर दो। लेकिन असली में जो प्रश्नों को लेजिटिमेसी मिलेगी वो कहां से मिलेगी? क्योंकि हमारा जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं से आएगी। हम उसी की तो शपथ लेते हैं कि हम संविधान की शपथ लेते हैं, आप भी लेते हो, नेता भी लेता है। तो शासन और प्रशासन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर के ही जनसेवा में आते हैं, पब्लिक सर्विस में आते हैं। तो जिसकी शपथ हम लेके आते हैं तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके इंस्ट्रक्शंस, उसकी इंफॉर्मेशन जो है आपको होनी चाहिए और वो आपको गाइड करेगी। ठीक है, तो वहीं से निकल करके आया प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, यानी वही कॉम्पैशन और वो वाला इम्पैथी। आपको अगर कोई काटेगा तो कैसा लगेगा? इसलिए थोड़ा बहुत हम मांसाहार के खिलाफ जो कभी बोलते हैं तो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि मूल कर्तव्यों में लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा है। आर्टिकल 48A में लिखा है पर्यावरण संरक्षण करेंगे, दुधारू पशुओं को नहीं काटेंगे, लेकिन कई लोग दुधारू पशुओं को भी काट देते हैं। पर्यावरण को बचाना, पेड़ पौधों को लगाना, प्लांटेशन, एफॉरेस्ट्रेशन, लेकिन लोग डिफॉरेस्टेशन में लगे हैं। तो उद्योगपतियों के खिलाफ जो किसान कानून है वो उसमें सरकार को कॉम्पेशन नहीं दिखाई दिया, सरकार की इम्पैथी दिखाई नहीं दी, क्योंकि 700 लोग मर गए। उससे उद्योगपतियों को प्रमोट करना मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। उन्होंने तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया नहीं, इन्होंने 1.5 लाख करोड़ माफ किया उनका पैसा। तो क्या सोच के किया कि ये 1.5 लाख करोड़ हम माफ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये सबके सब लोग अब बहुत ज्यादा मात्रा में रोजगार देंगे लोगों को रोजगार खूब मिलेगा, क्योंकि इनको 1.5 लाख करोड़ तो हमने ही फायदा कर दिया।
लेकिन उन्होंने क्या किया, कोविड आ गया तो उन्होंने और ज्यादा लोगों को निकाल दिया और अपनी संपत्ति और बढ़ा ली और वो टॉप 10 में पहुंच गए दुनिया के, जबकि वो थे ही नहीं वहां। तो कोविड में ऐसा क्या किया? कोविड में इसलिए हुआ क्योंकि अक्टूबर नवंबर 2019 में उनका 1.5 लाख करोड़ माफ हुआ और तुरंत जनवरी फरवरी में कोविड आ गया। तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन और इस तरह के मीडियम की वजह से कट कर दिया और अपने यहां से हमेशा के लिए लोगों को नौकरी से निकाल दिया। नई नौकरी देने के बजाय लाखों लोगों को नौकरी से निकाल दिया, उससे फिर पैसा बचा लिया, उसको प्रॉफिट में, एक तो 1.5 लाख करोड़ माफ हुआ, उसको उन्होंने बता दिया शेयर मार्केट में अर्निंग कि हमारी कंपनी अच्छा कर रही है क्योंकि हमने ये इतना अर्न किया, जबकि वो अर्न नहीं किया, वो माफ हुआ है। एक चीज। दूसरी चीज, नौकरी से निकाला और अपने खर्चे कम कर दिए, कम लोगों से काम करा दिया और कुछ रोबोट्स लगा दिए, आदमियों के बजाय रोबोट्स लगा दिए, रोबोट से काम ले लिया क्योंकि उसमें लायबिलिटी नहीं होती, उसमें किसी को पेंशन नहीं देना होती है, उसमें कोई रोबोट टूट भी जाए तो उसकी रिपेयरिंग हो जाती है। आदमी अगर हाथ कट जाएगा तो उसको 10 लाख रुपए मुआवजा देना पड़ेगा, उसमें लेबर लॉ लागू होते हैं, रोबोट 24 घंटे बिजली से काम करते हैं। तो अधिकांश जगहों पर रोबोटिक्स जब आएगा तो उसके अपने एक नुकसान भी है क्योंकि आपके जो युवा हैं वो नौकरी पे नहीं लगेंगे। तो ये जो सारे काम हुए हैं इसमें एम्पैथी नहीं थी, कॉम्पैशन नहीं था, इसलिए निगेटिव अप्रोच थी। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो अच्छा नहीं माना जाता, वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी का सूत्र नहीं माना जाता। इसलिए वो डीपीएसपी में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि नीति निर्देशक तत्वों का एक क्वेश्चन आया था ना यूपीएससी में इस बार, वो कौन सा था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। आगे समझ। तो ये प्रश्नों के उत्तर भी तब निकलेंगे जब आप ये जो बातें आपको बताई ना, ये आपके जहन में रहेंगे, अंदर कॉग्निटिव जब होगा तब एक्सप्रेशन में आएंगे, तो उसी से आपका टिक लगेगा। नहीं तो आप गलत जगह टिक लगा तो केवल पढ़ने मात्र से नहीं होता। पॉलिटी को अगर आप केवल पढ़ोगे तो आपको आर्टिकल नजर आएंगे और विद एथिक्स या इस नॉलेज के साथ पढ़ोगे तो आपको उसमें एम्पैथी, कॉम्पैशन, ये वो कॉग्निटिव डिसोनेंस सब दिखाई पड़ेंगे। इसलिए किसान कानून जो है वो अच्छे नहीं थे, ठीक है, इसलिए अच्छे नहीं थे क्योंकि भारत जैसे देश के लिए अच्छे नहीं है। आप कहोगे अमेरिका में भी तो है, दूसरे देशों में, वहां की बात अलग है, उनके ऊपर पॉपुलेशन प्रेशर कम है। हमारे पास पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है। अमेरिका से तुलना हम लोग नहीं कर सकते। दूसरे देशों का कोई भी मॉडल भारत पे इसलिए लागू नहीं हो सकता क्योंकि भारत के पास क्षेत्रफल कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए था, नहीं हुआ वो एक अलग बात है, वो फेल्योर है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, जो भी है। एक माइनॉरिटीज पे मर दिया जाता है कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया, तो आपको करवाना चाहिए था, सख्त कानून बनाने थे। नेहरू के टाइम तो उनको लगता था कि अभी पॉपुलेशन इतनी नहीं है, उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया नहीं, लेकिन बाद के लोगों को करना चाहिए था। नेहरू को इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उनके समय में उतना ज्यादा लग नहीं रहा था कि इतना फास्ट हो जाएगा। नेहरू ने काफी कुछ किया भी, लेकिन नेहरू जो है वो बदनाम बहुत ज्यादा हो गए इन दिनों में लेकिन मुझे लगता है कि वो फालतू ही बदनाम है। बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने की वो उस समय में, लेकिन आजादी के बाद में जो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज हुई कि हम एक विशेष साइकिल में फंस गए ना, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से। ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किया, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, व्हाइट रिवॉल्यूशन किया, ऑपरेशन फ्लड आया, हम कई चीजों में आत्मनिर्भर हुए, अनाज के मामलों में, उद्योग भी हमने खूब लगाया, डैम भी खूब, लेकिन जैसे जैसे हम डैम बनाते जा रहे थे, और वो भी एक विशेष साइकिल है, वो भी एक दुष्चक्री है। डैम बनाते हैं, पुनर्वास होता है, वहां से लोगों को रिहेब करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट बहुत होता है, विस्थापन बहुत होता है, फिर विरोध होता है। विरोध भी इसलिए होता है, बड़े बड़े डैम होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को गांव खाली करके भागना पड़ता है, पानी जमा होता है, उसके अपने ड्रॉबैक है। तो ऐसा नहीं कि हमने डेवलपमेंट नहीं किया, डेवलपमेंट खूब किया। रोड पे रोड बनाते, रोड डबल करते हैं, छोटा हो जाता है, 4 गुना करते हैं, फिर छोटा हो जाता है। जनसंख्या का दबाव होता है, और जनसंख्या का दबाव इतना ज्यादा है कि हम लोग उसी चक्कर में पड़ते गए।
हरित क्रांति की उत्पादन खूब किया, डैम बनाए, उसकी समस्या आई, फिर उस समस्या को निपटाने गए, दूसरी समस्या खड़ी हो गई। शहर बने, शहरों की समस्या हुई, शहरों की समस्या निपटाने गए, दूसरी समस्या खड़ी हो गई। तो भी अनएम्प्लॉयमेंट है इतना ज्यादा, तो भी भीड़ है, तो भी ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं होता, और रोड पे रोड, फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बनाते जाते हैं, मेट्रो भी चला देते हैं, तो भी सड़कों पे उतनी जाम है। तो मेट्रो बन गया, भैया मेट्रो में जा रहे हैं ना, हाँ मेट्रो में तो भीड़ है ना। फिर बोले नहीं बाईपास बन गए ना, रिंग रोड बन गए ना चारों तरफ, हाँ रिंग रोड पे भी बहुत भीड़ है। तो फिर ये नया जो डबल था इसको 4 गुना कर दिया ना, तो 4 लेन हो गया ना, हाँ तो भी भीड़ है। तो फिर क्या करेंगे? तो डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट के साथ साथ एक चीज जो हम लोगों को पॉपुलेशन प्रेशर को कंट्रोल करना था, वो हम लोगों ने किया नहीं। अब बहुत ज्यादा हो गया, अब ठीक है हम 2.1 के आसपास आ गए हैं, स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 30 साल बाद, 30 साल मतलब 2 जनरेशन, अब 35 साल 40 साल बाद थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन 2 जनरेशन निकल जाएंगी, 2 जनरेशन को कष्ट उठाना पड़ेंगे। तो फूड स्कार्सिटी तो नहीं है हमारे यहाँ, वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो नेहरू के बाद के लोगों को कुछ करना चाहिए था। नेहरू तो दरअसल नए भारत को निर्माण करने में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, डैम में, हरित क्रांति की शुरुआत करने में, इन सब चीजों में वो रह गए। और फिर चाइना ने बड़ा गाव दिया, विश्वास किया था उन्होंने चाइना पे, बहुत ज्यादा विश्वास कर लिया था, दिल से कर लिया था, तो वो ले डूबा उनको, और बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। कई लोगों को लगता है केवल मोदी जी का क्रिटिसिज्म होता है, नहीं, नेहरू को भी 3-4 साल तक पार्लियामेंट में घेर के रखा, 3 साल तक उनको, 2 साल तो बहुत ही ज्यादा झेलना पड़ा उनको। और बाहर मीडिया भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता था, बहुत ज्यादा करता था। लेकिन जो लोग धर्म के आधार पर देश बन गया और मान लीजिए नहीं जाना चाहते थे, अब उनको जबरदस्ती भी कैसे भेजते? वो तो बोलते हम भारत भूमि के हैं, हमको भारत से प्यार है और हम यहीं मरेंगे, यहीं जन्म हुआ, यहीं मरेंगे, तो उनको जबरदस्ती आप कैसे भेजते? तो नेहरू तो एक आदर्श पिता की तरह, माँ की तरह उन्होंने पालन किया और उसको एक्सेप्ट किया, अच्छा माना जाता है ऐसे लोगों। अब समय ऐसा आ गया है कि नेहरू की आलोचना होती है। दरअसल क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि कोई माँ अगर किसी अपने बच्चों को पाल रही है, बड़ा कर रही है, ठीक है, लेकिन पड़ोसी यदि कोई दिन भर के लिए छोड़ जाए कि हम कहीं जा रहे हैं, बच्चा आपके पास रहेगा, तो माँ जो है वो उससे ज्यादा पूछती है, बेटा खाना खाया तुमने? थोड़ा गिर जाएगा तो उससे बोलेगी कि तुमको चोट तो नहीं लगी, क्योंकि ये उसका धर्म जैसा हो जाता है कि ये पड़ोसी का बच्चा है। ये देखा जाए तो नेहरू हिंदू राष्ट्र के ही प्रवक्ता हुए ना, क्योंकि वो मुसलमानों को पराया मानते थे, इसलिए तो बार बार पूछते थे। तो तुष्टीकरण का उसको नाम दे दिया तुष्टीकरण, कि मुस्लिम अपीजमेंट है, ये तुष्टीकरण है। अरे तुष्टीकरण किसका किया जाता है? अपने आदमी का कौन तुष्टीकरण करता है? आपके यहाँ जब कोई खाना खाने के लिए आते हैं बाहर के लोग, जो 1 दिन के लिए आते हैं या 1 घंटे के लिए आते हैं, तो अच्छी जो थाली होती है उसमें उनको परोसा जाता है, सबसे पहले उनको दिया जाता है। आपको अभी तुम रुक जाओ, अभी तुम घर पे ही हो ना, तुमको बाद में देंगे। तो अब हिंदू जो है वो मेजोरिटी में थे। देखा जाए तो इसको नेहरू ज्यादा हिंदू राष्ट्र मानते थे ना, एक तरह से हिंदू राष्ट्र मानते थे, इसीलिए तो परवाह करते थे कि ये लोग पड़ोसी देश में जा सकते थे। लेकिन मेरे विश्वास पे, खास करके नेहरू के विश्वास पे वो रुके हैं, तो मुझे इनका देखना है, ये तो मेरे ही हैं और ये बुरा भी नहीं मानेंगे। लेकिन घर के बच्चे विद्रोह कर देंगे, उन्हीं को खिलाए जा रहे हो, उन्हीं को पूछ रहे हो। तो ये थोड़ा सा नेहरू तक तो मुझे लगता है कि अभी आप बड़ा इमोशनल था, बड़ा इमोशनल पार्ट था। इसलिए उस समय में जो 1950 में जो स्कूल में पढ़ते थे, 1945 में पढ़ते थे, 1965 तक जिन्होंने स्कूलिंग किया है, उस समय के जो टीचर हैं वो बिल्कुल अलग टाइप की चीजें पढ़ाते हैं। वो बच्चों को बिल्कुल अलग तरीके से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, आजादी के बारे में बताते हैं, देश के बारे में बताते हैं, मुसलमानों से झगड़ने की कभी बात नहीं करते हो। लेकिन जो 75-85 के बाद में पैदा हुए और खास करके अब जाकर के वो टीचर बने हैं और अभी उनको वो जो एहसास है वो है नहीं। तो वो जो स्वतंत्रता संघर्ष की ऊर्जा है, वो जो प्रेम है, वो जो भावना है, इमोशंस है, जो स्वतंत्रता संघर्ष से निकल करके आते हैं,
वो भी इंडियन सोसाइटी में नहीं है, इसलिए उससे नफरत बहुत बढ़ गई है। और उन लोगों को उस समय में उन लोगों को ये नैतिक जिम्मेदारी लगती थी। फिल्में भी वैसी बनती थी, गाने भी वैसे बनते थे, आपने देखा तो जो आपने कई सारी फिल्में देखी होगी, उस समय के गाने सब ऐसे ही होते थे। सारे राष्ट्रगीत देखो आप, उसमें सब यही गाने होते थे। भजन भी जितने होते थे, धार्मिक भजनों में भी, यहाँ तक कि गांधी का तो भजन मंदिर का होता था, पर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, वो तो उस तरह से बात करते थे, उसमें अल्लाह भी आ गए थे। तो वो बात अब बची नहीं है नेताओं में, अब नेताओं में वो बात बची नहीं है। तो वो जो पिता जब तक जिंदा रहते हैं तब तक जो लगता है ना लड़की को, इसलिए कई लड़कियां बोलती भी हैं, शादी हो जाती है तो फिर बोलती हैं ये जब तक पिताजी है ना, माँ तो चली गई मेरी लेकिन पिताजी हैं तब तक मैं आऊंगी, उसके बाद भाइयों से तो कोई उम्मीद नहीं है। तो एक पीढ़ी के बाद में फिर वो बोलती है अब मेरा आना जाना कम ही होगा, पिताजी हैं तब तक मुझे आना है, क्योंकि इनको ये मुझे मानते हैं और ये मेरा विश्वास भी करते हैं। फिर एक आध भाई कोई प्रेम करता है जो सबसे बड़ा होता है, या वो बुजुर्ग भी हो गया होता है, बोलते ये जब तक है तब तक है, उसके बाद तो कोई रक्षाबंधन नहीं, कुछ नहीं, ये तो इनमें तो बिल्कुल भी अकल नहीं। तो हिंदू मुस्लिम रिलेशन और ये जो देश में नफरत है, ये सब मुझे लगता है कि डिग्रेड होती जा रही है। चीजें जो सोशल वैल्यूज उस समय में डेवलप हुई थी, उन सब में बड़ा जहर आ गया है, बड़ा दूरियां बढ़ गई है, और नेताओं ने उसमें आग में घी डालने का काम किया, और फिर कुछ धार्मिक लोग भी उसमें आ गए, धर्म को भी बीच में ले आए, और फिर बहुत कचरा हो गया। इसलिए एथिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप जब जाओगे तो आपके सामने डायलेमा रहेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन आपको कहेंगे कि आपको ऐसा करना है, और आपके सामने रहेगा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तो ये लोग भी तो मुझ पर विश्वास करते हैं। तो कई पुलिस अधिकारियों ने क्या किया था, हिंदू जब दंगा कर रहे थे तब उन्होंने क्या किया था, देखो सबसे पहले शुरुआत जैसे मान लीजिए जिन्ना ने की डायरेक्ट एक्शन वाले में, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में उन्होंने एहसास करा दिया कि मुसलमान कत्लेआम कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी। तो पाकिस्तान अलग बनवाना चाहते थे किसी भी कीमत पे, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो था उसमें उन्होंने दिखा दिया कि वो स्लॉटर कर सकते हैं, और स्लॉटर करके दिखाया। जो मैं भी उधर पंजाब का बता रहा था, वो भी स्लॉटरिंग में विश्वास रखते हैं, ये भी स्लॉटरिंग में विश्वास रखते थे। तो दूरियां तो बहुत बढ़ गई थी, डायरेक्ट एक्शन डे के बाद दूरियां बहुत बढ़ गई थी, एक साथ रहना बिल्कुल मुश्किल था। लेकिन जैसे तैसे फिर भी रहे, और आजादी के बाद में इतने समय तक 75 साल का हमारा आजादी का वो महोत्सव चल रहा है, अपने इतने शानदार ढंग से ये सब निभाया। लेकिन अब ये आगे कितने दिनों तक चलेगा, चलना चाहिए, लेकिन अधिकारियों पर निर्भर करेगा अब ये, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, आप इन चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो नेताओं के मन में क्या चल रहा है उस पर आपका इंस्पिरेशन नहीं जाना चाहिए, नेताओं के मनों से आपको इंस्पिरेशन नहीं लेना है। कहां से लेना है? कॉन्स्टिट्यूशन से और स्वतंत्रता संघर्ष। तो हम लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल को याद करना है, हमारे थिंकर्स को, जो अच्छे थिंकर्स हैं, जो भारत में एकता को पसंद करते थे, इंटीग्रिटी को पसंद करते थे, इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते थे, उनको याद करना है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को याद करना है। ठीक है, तो ये सीधा परसुएशन में आएगा इस रूप में, तो फिर आप बचे। नहीं तो फिर वही, आपसे अगर कुछ गलत हुआ नेताओं के कहने से, तो नेताओं तो वोट के कारण कर रहे हैं, उनको चुनाव जितना मुश्किल हो जाता है तो वो उतनी नफरत बढ़ा देते हैं। नफरत का लेवल, उनका पैरामीटर उस आधार पर बढ़ता जाता है। वो चाहते हैं कि जब तक कि हमारे को इतने वोट ना मिल जाए जिससे हम जीत जाएं, तो कितनी नफरत डालो कि उससे, जैसे चीनी डालते जाते हैं, टेस्ट करते जाते हैं, चाय में मजा नहीं आया और चीनी डालो और मीठी करो, जब उनको लगता है ये पर्याप्त है, ये अब अच्छी टेस्ट होगा, तो उतना वो नफरत मिलाते जाते हैं, तड़का लगा देते जाते हैं, और आपको माध्यम बना लेते हैं। तो हमको माध्यम नहीं बनना है, तटस्थ रहना। ठीक है, अंतरात्मा की आवाज। ठीक है, चलिए शांति पाठ।